हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवंत विज्ञान चैनल में। आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं तत्वों के गुणधर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति। तत्वों के गुणधर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति में सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या में हम इसमें सबसे पहले देखेंगे परमाणु त्रिज्या, वैन डर वाल्स त्रिज्या, सहसंयोजित त्रिज्या समझेंगे, आयनिक त्रिज्या, आयनन विभव और विद्युत ऋणात्मकता के बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो परमाणु त्रिज्या की दो परिकल्पनाएं यहाँ पर दी गई हैं, संकल्पनाएं यहाँ पर दी गई हैं। दो संकल्पनाओं में यहाँ पर आपको बताया गया है। दोनों संकल्पनाओं के बारे में बात करेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें वैन डर वाल्स त्रिज्या, दूसरे नंबर पर देखेंगे हम सहसंयोजित त्रिज्या। दोनों त्रिज्याओं के बारे में बात करेंगे हम, वैन डर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजित त्रिज्या। सहसंयोजित त्रिज्या आखिर होती क्या है और किस प्रकार से इसे डिफाइन कर सकते हैं, वैन डर वाल्स त्रिज्या में हम देखेंगे। तो ठोस तत्व है दो, और दोनों ही तत्वों का एक अणु यदि बन जाए, ठोस तत्व, ठीक, ठोस तत्व के परमाणु से बने अणु। तो वैन डर वाल्स त्रिज्या की परिभाषा में आपको स्पष्ट कर दूं पहले। ठोस तत्व के परमाणु से बने दो अणु, कितने अणु लेंगे? दो अणु, और दोनों अणुओं के नाविकों के बीच की दूरी भी जो होगी उसका आधा कहलाएगी वैन डर वाल्स त्रिज्या। तो सबसे पहले देख लेते हैं, एक अणु ये है और दूसरा अणु भी मैं यहीं पे इसमें बनाने वाला हूँ। दूसरा अणु ये है, तो पहला अणु ये है और दूसरा अणु ये है। पहला अणु x और दूसरा अणु y के रूप में है। तो वैन डर वाल्स त्रिज्या में यही कहा जाता है ठोस परमाणु के दो अणु हैं, तो दोनों अणुओं के यहाँ पर हम बीच की दूरी के बारे में बात करेंगे। दोनों अणुओं की बीच की दूरी के बारे में बात करेंगे। वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच की दूरी हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है। इन दोनों के नाविकों के बीच की दूरी, जो भी बीच की दूरी आएगी वह वास्तव में एक्स वाई होगी। कितनी होगी? एक्स वाई। इस एक्स वाई का यदि हम आधा करते हैं, 2 से डिवाइड कर दें, तब हमें वैन डर वाल्स त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। जो भी हमें प्राप्त होगा वो कहलाएगा वैन डर वाल्स त्रिज्या। समझ गए? तो दो अणु हैं, ठोस तत्व के दो अणुओं कि नाविकों के बीच की दूरी का आधा वैन डर वाल्स त्रिज्या कहलाएगी। यह है वैन डर वाल्स त्रिज्या का, यहाँ पर आप देख सकते हैं वैन डर वाल्स त्रिज्या के बारे में यहाँ पर दिया है, तो आप यहाँ पर से इसे नोटिस कर सकते हैं। तो मैं क्लोरीन के अणु के बारे में बात करूंगा कि मान लीजिए जाए कि ये भी Cl है और ये भी Cl है, ये Cl है और यहाँ पर इन दोनों का मान यदि एक्स वाई का मान आपके सामने 3.60 आए, तो 2 से डिवाइड करने पर प्राप्त होने वाला मान आपके सामने होगा 1.80, और एंगस्ट्रॉम में इसे मापते हैं। ध्यान रखना वैन डर वाल्स त्रिज्या को। तो इस प्रकार से आप वैन डर वाल्स त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो वैन डर वाल्स त्रिज्या के बारे में आपको ये ध्यान रखना है। मैं इसे आपको फिर से बता देता हूँ। वैन डर वाल्स त्रिज्या वह त्रिज्या होती है कि ठोस परमाणु के दो अणुओं के नाविकों के बीच की दूरी का आधा यदि कर दिया जाए तो वैन डर वाल्स त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाती है। एक्स वाई यहाँ पर दो अणु है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी का आधा करने पर हमें वैन डर वाल्स त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए क्लोरीन के अणु यदि हम ले लें, क्लोरीन के अणु यहाँ पर हैं, तो इन दोनों का यदि आधा कर देंगे हम, तो ये हमें वैन डर वाल्स त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। अदर एग्जाम्पल भी आप इसमें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैन डर वाल्स त्रिज्या के लिए यदि मान लिया कि यदि ये एक हाइड्रोजन है तो दूसरा हाइड्रोजन ये है और एक ये और एक ये, दो हाइड्रोजन के अणु पास में आ रहा है, तो दोनों हाइड्रोजन के परमाणुओं की नाविकों के अणुओं के नाविकों के बीच की दूरी 2.40, ठीक ना, एक्स वाई, और इसे 2 से डिवाइड करने पर 1.20 एंगस्ट्रॉम आंसर आता है। तो ये वास्तव में इसकी वैन डर वाल्स त्रिज्या होगी। अब हम बात करेंगे सहसंयोजी अणु की त्रिज्या, ठीक है। सहसंयोजी त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। तो सहसंयोजी अणु की त्रिज्या किस प्रकार से कहते हैं? मान लीजिए ये x है और ये y है, तो आप देख रहे होंगे सहसंयोजी
तात्पर्य क्या है, कोई भी गैसीय परमाणु है, गैसीय परमाणु का एक अणु जो कि आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, तो उनकी नाभिकों के बीच की दूरी, ये नाभिकों के बीच की दूरी जो है वो एक्स वाई कहलाएगी। एक्स वाई जो भी है उसमें हमें 2 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है? उसे 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने पर हमें सहसंयोजी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। ये सहसंयोजी त्रिज्या हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 2 से डिवाइड करने पर। अब हम एग्जांपल के लिए लेते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन, माना कि ये भी हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु लिए गए हैं जी, और जो हाइड्रोजन के परमाणु लिए गए हैं इनका एक्स वाई का टोटल जो मान आता है 0.60 आता है। अब इसे हम एक्स वाई को 2 से डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार से हम ऐसे भी कर सकते हैं 0.60/2 0.30 अर्थात 30। तो ये आपको एंगस्ट्रॉम में आंसर मिल जाएगा और इस प्रकार से आप संयोजी त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे आवर्त में संयोजी त्रिज्या के साथ में क्या होता है, गुण बढ़ता है या घटता है, उस क्रम में हम देख लेते हैं किस प्रकार से सहसंयोजी त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या आवर्त में और समूह में चलने पर इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये रहेंगे आपके समूह और ये रहेगा आवर्त। ठीक, ऐसे में हम देखेंगे आवर्त बाएं से दाएं चलने पर हमें आवर्त मिलेंगे। ठीक है, बाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर आवर्त मिलेगा और ऊपर से नीचे चलने पर हमें समूह मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे परमाणु त्रिज्या के साथ क्या होता है। परमाणु त्रिज्या यदि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आप इस ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। देखिए इसकी चौड़ाई भी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, इसका ये है कि परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ने लगती है। और यहाँ पर इसका जस्ट उल्टा है, आप देख पाएंगे। देखिए ये लाइन सक्रिय होती जा रही है, ये देखिए। तो यहाँ पर इसका मतलब है परमाणु त्रिज्या घटने लगती है। यहाँ पर इसका मान घटता है और यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर इसका मान बढ़ता है। आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक, तो परमाणु त्रिज्या समूह में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान समूह में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता जाता है और आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान कम होता जाता है। इनके कारण देख लेते हैं हम कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण इनका जो मान है बढ़ता है और समूह में और आवर्त में इनका मान घटता है। तो यहाँ देख लेते हैं 3 कारण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको नाभिकीय आवेश यहाँ पर देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम बोलते हैं, नाभिकीय आवेश न्यूक्लियर चार्ज। दूसरे नंबर पर देख पाएंगे आप इसमें कक्षक या कक्ष ऑर्बिट जिसे हम कहते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट या कक्ष की संख्या हम इसे कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमें मिलेगा परिरक्षण प्रभाव। ये 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण हम परमाणु त्रिज्या को समूह में ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ता हुआ पाते हैं। तो नाभिकीय आवेश का मान क्या होता है, नाभिकीय आवेश का मान यहाँ पर आप देख पाते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे चलने पर नाभिकीय आवेश अधिक हो जाता है। समूह में ऊपर से नीचे चलने पर नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है जिसके कारण परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। ऊपर से नीचे चलने पर कक्षों की संख्या भी बढ़ने लगती है जिसके कारण बढ़ती है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। ठीक, यहाँ पर सॉरी ये नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, साथ साथ में परमाणु त्रिज्या का मान भी यहाँ पर बढ़ जाता है। परिरक्षण प्रभाव के बारे में बात करेंगे। परिरक्षण प्रभाव का मान भी ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ने लगता है क्योंकि कक्षकों की संख्या यहाँ पर बढ़ती है। साथ साथ में बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, परिरक्षण करने लगते हैं जिससे इनका प्रभाव बढ़ जाता है और ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देते और परमाणु त्रिज्या बड़ी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जिसके कारण परमाणु त्रिज्याएं फैल जाती हैं, जो बड़ी हो जाती हैं, जिसे कहा जाता है परमाणु त्रिज्याएं बढ़ जाती हैं। अब कक्षकों की संख्या कैसे बढ़ती है हम इसे एक बार से देख लेते हैं। कक्षकों की संख्या कैसे बढ़ती है, देखिए पहले समूह का उदाहरण ले रहा हूं मैं। जो समूह में बढ़ता है वो आवर्त में
कम होता जाता है। ध्यान रखना, तो आवर्त में आपको सभी की नाभ की आवेश, कक्षक संख्या, परीक्षण प्रभावी सब कम हो जाएंगे। समूह एक की बात करेंगे। समूह एक में आप देख पाएंगे हाइड्रोजन है, लिथियम है, ये समूह एक के तत्व हैं। समूह एक के तत्वों के बारे में मैं यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इनमें कक्षक कैसे बढ़ेंगे। तो ये समूह एक का तत्व है, अर्थात आवर्त एक है, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा, छठवां और सातवां आवर्त है। सातवां आवर्त है, जितने आवर्त हैं उतनी कक्षाएं शामिल होंगी, ध्यान रखने वाली बात है। तो देखेंगे यहाँ, देखिए हाइड्रोजन में कुल एक ही कक्षक होता है। इसे हम यहाँ किस प्रकार से देखेंगे। सबसे पहले इसमें परमाणु का नाभिक हम बना दें। यहाँ पर देखिए P/N मैंने नाभिक बना दिया, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे एक ही इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में आ जाएगा। ठीक, ये पहली कक्षा में आ गया। यहाँ पर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सबसे पहले तो P/N परमाणु का नाभिक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, अर्थात यहाँ 2 कक्षाएं कंप्लीट हो गई हैं, n बराबर 1 और n बराबर 2। तो देखिए दूरी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर कम और यहाँ पर ज़्यादा। यहाँ सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम में देखिए 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो P/N पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 1। दूरी बढ़ती जा रही है, अर्थात कक्षाएं भी बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर देखेंगे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। इसमें 3 हो गई तो इसमें स्वाभाविक है 4 कक्षाएं हो जाएंगी, और इसमें 5 हो जाएंगी, इसमें 6 हो जाएंगी और यहाँ पर इसमें हो जाएंगी 7 कक्षाएं हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम यह देख पाते हैं ऊपर से नीचे चलते समय कक्षाओं का मान भी बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण जो भी इलेक्ट्रॉन परमाणु में बैठा है उसकी नाभिक से दूरी बढ़ जाती है, जिससे कहा जाए परमाणु की त्रिज्या का मान भी बढ़ जाता है। आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियाई यहाँ पर देखेंगे 2 प्रकार से, 2 टाइप्स की यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। एक तो हम यहाँ पर देखेंगे धनायन की त्रिज्या, दूसरी ओर यहाँ पर हम देखेंगे ऋणायन की त्रिज्या। तो 2 प्रकार की त्रिज्याएं हमें देखने को मिलेंगी, तो दोनों प्रकार की त्रिज्याओं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव रेडियाई और नेगेटिव, या जिसे कहते हैं एनायन, कैटायन, एनायन, दोनों प्रकार की हम देखने का काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले धनायन क्या होता है उसके बारे में जान ले, तब उसके बारे में बात करेंगे। और आयनिक त्रिज्या के बारे में जान ले तो आयनिक त्रिज्या क्या होगी। आयनिक त्रिज्या वह त्रिज्या होती है जब परमाणु आयन में परिवर्तित हो जाता है। परमाणु आयन में परिवर्तित कैसे होता है उसे देख लेते हैं। परमाणु आयन में 2 तरीके से परिवर्तित हो सकता है, 2 टाइप से आयन में बदल सकता है परमाणु। आयन यदि बनेगा परमाणु तो 2 प्रकार से बन सकता है, या तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे या फिर ग्रहण कर ले। इसे इलेक्ट्रॉन को या तो त्याग दे या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो धनायन बनाएगा और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनाएगा। ध्यान देने योग्य बात है, आयन कब बनता है, कोई भी परमाणु, कोई भी उदासीन परमाणु यदि इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो धनायन बना लेता है, और यदि कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो वास्तव में ऋणायन बना लेता है, अर्थात ऋणायन बन जाता है। धनायन बनाने के लिए उसे इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण जो भी आयन बनता है उसे कहते हैं अपन धनायन, और धनायन की जो त्रिज्या होगी उसे अपन बोलेंगे धनात्मक त्रिज्या या धनायन की त्रिज्या। उसे ज्ञात करने का सीधा तरीका होता है, कोई भी जो आयन बन चुका है, धनायन बन चुका है, उसके नाभिक से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी जिस आयन की हमें ज्ञात करना है। जैसे जो आयन बन चुका है तो इसकी नाभिक से इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, अर्थात वायतम तक कक्षा तक, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन बैठा है वहाँ तक की दूरी उसकी धनायन की त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? धनायन की त्रिज्या कहलाएगी। धनायन की त्रिज्या उसकी मूल परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। मूल परमाणु का मतलब होता है कि बताने का चेष्टा कर रहा हूँ मैं आपको। सोडियम परमाणु है, सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद सोडियम धनायन बनाता है। सोडियम धनायन की त्रिज्या मतलब इसकी त्रिज्या और इस परमाणु की त्रिज्या दोनों में अंतर होगा। परमाणु में अभी कक्षकों की संख्या यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ देखिए पहले 11 इसका इलेक्ट्रॉन
परमाणु क्रमांक 11 है, इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1, अर्थात पहली, दूसरी और तीसरी। और यहाँ पर बैठा है इसका नाविक। इस प्रकार से इसमें 3 कक्षाएं सम्मिलित हैं। ठीक, अब भाइतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके बाद इसमें 2 कक्षाएं सम्मिलित बचेंगी, केवल 2 कक्षाएं ही रह जाएंगी। पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा खत्म हो जाएगी इसकी, तो भी वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। अब इसकी दूरी यहीं तक तय करना है, ऐसे यहाँ तक दूरी तय करना है, और प्लस इस पर धन आवेश आ जाएगा। ठीक, तो यह ध्यान देने योग्य बात है, परमाणु के अंदर का जो नाविक है वो कक्षा को अपनी अंदर की ओर खींच लेता है, जिसके कारण इसकी परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। तो सोडियम धनायन की त्रिज्या 1.7 एंगस्ट्रॉम के समथिंग, और सोडियम की त्रिज्या 1.57 के एंगस्ट्रॉम के समथिंग है, जबकि सोडियम धनायन की त्रिज्या जो होती है 0.95 एंगस्ट्रॉम के समथिंग होती है। तो ये त्रिज्याओं में अंतर होता है। इस प्रकार से आप इसे यदि उल्टा देखेंगे, ऋण आयन की त्रिज्या के बारे में बात करेंगे, तो ऋण आयन की त्रिज्या का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऋण आयन में होता क्या है कि ऋण आयन जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl ऋण आयन बनाता है। स्वाभाविक है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण इस पर ऋणावेश आ गया है, और ऋणावेश आने का कारण होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई है। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से ऋणावेश आ जाता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 17 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, प्रोटॉन की संख्या 17 है। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई है 18, ठीक है, और प्रोटॉन की संख्या अभी भी कैसी है, 17 बची हुई है। और यहाँ पर ये देखिए, अब इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, 18 माइनस के हैं और 17 प्लस के, तो एक ऋण का निकल कर आएगा, वो ऋण चार्ज यहाँ इसके ऊपर लग जाता है। इस होता है एक इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ गया है, जिसके कारण इसके ऊपर ऋण आवेश आ गया है। और इस समय क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या का मान आयन की अपेक्षा कम हो जाता है, अर्थात यहाँ पर देखेंगे जी 0.99 एंगस्ट्रॉम है, ये 1.81 एंगस्ट्रॉम के समथिंग होता है। ठीक है, तो क्लोरीन परमाणु का जो त्रिज्या है, आयन क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या है 0.99 एंगस्ट्रॉम है, जबकि क्लोरीन आयन की ऋण आयन की जो त्रिज्या है 1.81 एंगस्ट्रॉम के समथिंग हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है, ये है आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या का क्या गुण होगा, आयनिक त्रिज्या का गुण आपको सीधे सीधे समझ में आएगा। सेम जैसे हमने वो परमाणु त्रिज्या पढ़ा था, वैसे के वैसे ही हम आयनिक त्रिज्या के बारे में देखेंगे। आवर्त चलेंगे ऐसे में, समूह चलेगा ऐसे में। तो आवर्त में जाने पर आयनिक त्रिज्याओं के मान कैसे होंगे, घट जाएंगे, ठीक है ना, घटती है। और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्याओं के मान बढ़ते हैं, तो ये बढ़ती है, ध्यान रखने वाली बात है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये मान हमेशा बढ़ेगा और ये मान हमेशा कम होता नजर आएगा। तो ध्यान देंगे, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनिक त्रिज्याओं के मान घट जाते हैं, और समूह में ऊपर से नीचे चलने पर आयनिक त्रिज्याओं के मान बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान रखेंगे। अगले टॉपिक पर चलते हैं, इसीलिए हम यहाँ आयनन एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आयनन एंथैल्पी है क्या, आयनन एंथैल्पी के बारे में देख लेते हैं एक बार। आयनन एंथैल्पी वास्तव में देखा जाए तो आयन बनाने के लिए एंथैल्पी की बात की जा रही है। तो आयन बनाने के लिए अर्थात कोई भी परमाणु है, कोई भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए, विलगित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता लगती है, वह वास्तव में क्या कहलाती है, उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। तो गैसीय अवस्था में यदि परमाणु मौजूद है, गैसीय अवस्था में परमाणु मौजूद है और उससे कोई इलेक्ट्रॉन हमें अलग करना है, यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन अलग करना है, निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो भी ऊर्जा यहाँ पर लगेगी, ठीक है, वो वहाँ पर वास्तव में क्या कहलाएगी, आयनन एंथैल्पी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, तो ये कहलाती है आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी में जो मापी जाती है वास्तव में किलो जूल प्रति मोल के आधार पर इसे मापा जाता है, किलो जूल प्रति मोल के आधार पर इसे मापा जाता है। तो आयनन एंथैल्पी को हम सीधे सीधे देखेंगे। आयनन एंथैल्पी में होता क्या है, सीधे सीधे समूह में क्या प्रभाव पड़ेगा आयनन एंथैल्पी का, ये समूह और ये है आवर्त। तो आवर्त में एंथैल्पी का मान, आयनन एंथैल्पी का मान
बढ़ता जाता है और समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये घटता है अर्थात कम होता जाता है। इसका कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालना सरल हो जाता है क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ती चली जाती है या कक्षकों की संख्या होती रहती है, नाभिक आवेश बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर आयरन एंथैल्पी का मान अधिक हो जाता है क्योंकि कक्षकों की संख्या वही है और नाभिक की आवेश बढ़ रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाता है, ज़्यादा ऊर्जा लगती है। तो यहाँ हम देखेंगे एक साथ में, प्रथम आयरन एंथैल्पी की अपेक्षा द्वितीय आयरन एंथैल्पी का मान अधिक होगा और इससे ज़्यादा मान होगा तृतीय एंथैल्पी का मान भी और अधिक हो जाएगा। प्रथम का मान द्वितीय को और तृतीय को और ज़्यादा मान हो जाता है तो आयरन एंथैल्पी इस क्रम में बढ़ती जाती है। यहाँ देखेंगे हम आयरन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। तो आयरन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले है परमाणु का अमाप, परमाणु का साइज जिसे हम कहते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज में जो बताया जाता है कि परमाणु की अमाप अर्थात साइज जितना ज़्यादा होगा आयरन एंथैल्पी का मान उतना ही कम होगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही सरल हो जाता है क्योंकि परमाणु में कक्षकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ में उनका साइज भी बढ़ जाता है, अर्थात उनकी त्रिज्या का मान भी बढ़ जाता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ से आसानी से निकल सकता है, अर्थात एंथैल्पी आयरन एंथैल्पी का मान सबसे कम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश का मान यदि बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही कठिन हो जाता है और समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं तो नाभिकीय आवेश का मान होता है कम, ठीक, जिसके कारण आयरन एंथैल्पी का मान भी कम हो जाता है ऊपर से नीचे चलने पर। लेकिन जब हम आवर्त की बात करते हैं, आवर्त में यदि हम देखें, आवर्त में यदि हम देखते हैं तो ये मान हो जाता है अधिक। नाभिकीय आवेश का मान अधिक होने के कारण यहाँ की एंथैल्पी का मान अधिक हो जाएगा, तो एंथैल्पी का मान भी अधिक हो जाएगा नाभिकीय आवेश के साथ। यहाँ आंतरिक कोशों की बात कर रहे हैं तो आंतरिक कोशों की संख्या के बारे में बात करूंगा। तो आंतरिक कोशों का मतलब होता है बाह्यतम कक्षा से पहले के कोशों की संख्या का बढ़ना। तो बाह्यतम कक्षा के पहले की कोशों की संख्या का बढ़ने का तात्पर्य है परमाणु त्रिज्या का बढ़ना, परमाणु आकार का बढ़ना, साथ साथ में परमाणु साइज का बढ़ना, जिसके कारण उसमें एंथैल्पी का मान कम हो जाएगा। अर्थात समूह में ऊपर से नीचे जब चलते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जब हम चलेंगे तो ये मान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयरन एंथैल्पी का मान आंतरिक कोशों की संख्या के साथ साथ में कम हो जाएगा क्योंकि परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाएगा। ठीक, यह ध्यान देने योग्य बात है। अर्धपूर्ण या पूर्ण कक्षा कोश की बात कर रहे हैं, या तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड है, ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे, उपकोश के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यदि ये अर्धपूर्ण है या पूर्ण है तो उनके उपकोशों की अर्धपूर्ण होने से या पूर्ण होने से उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है क्योंकि वे अधिक स्थायित्व रखते हैं। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होता है, अर्थात वहाँ पर अधिक आयरन एंथैल्पी का मान लगता है तो आयरन एंथैल्पी का मान अधिक हो जाता है। ऐसे में वहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास, वाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास की चर्चा करेंगे हम। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन विन्यास में क्या होता है, यह देखेंगे वाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि स्थायी है, वाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास यदि स्थायी है, वाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास स्थायी होने से तात्पर्य उसकी वाह्यतम कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है, स्थायी है और वह उसने कहीं से भी 8 इलेक्ट्रॉन किए हैं, या तो उसकी वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है या उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपनी वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए हैं, वाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास कंप्लीट है उसका, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाएगा, मतलब वहां पर आयरन एंथैल्पी का मान बढ़ जाएगा। इस प्रकार से आप आयरन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानकारी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक, और आप उन्हें लिख भी सकते हैं, फाइंड आउट नोट कर सकते हैं, ठीक। अब हम आगे के टॉपिक पर विचार करते हैं। इसी में यहाँ देखेंगे विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वह है वास्तव में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जिन परमाणु जिन तत्वों में ज़्यादा होती है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो सबसे मुख्य बात यह है कि नेगेटिविटी जिसमें ज़्यादा होगी वह है वास्तव में कहाँ बैठे होंगे, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि उनके जो कक्षक होंगे उनकी वाह्यतम कक्षा में 7, 8, 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन की संभावना रहती है। अर्थात यदि कोई परमाणु सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़ा हुआ है, जैसे HCl ये सहसंयोजी बंध बनाकर रहा है, तो इसमें से इस बंध को कौन अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, खींच सकता है? तो क्लोरीन इसे अपनी ओर खींच सकता है क्योंकि इसकी वाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है और जी इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो अपनी ओर इसे खींच लेता है जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाती है। इसे कहा जाता है कि समूह में बाएं से दाएं चलने पर नेगेटिविटी का मान बढ़ जाता है, अर्थात ये बढ़ती है।
समूह में बाएं से दाएं चलने पर ये बढ़ जाती है, क्योंकि नाव की आवेश का मान यहाँ पर बढ़ जाता है। नेगेटिविटी अर्थात इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की क्षमता यहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक, और यदि इसी की बात करें, हम नीचे की ओर चलते हैं, समूह में देखते हैं, समूह में ये मान घटता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि कक्षाएं के मान बढ़ जाते हैं, कक्षाओं के मान बढ़ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति यहाँ पर बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने की प्रवृत्ति यहाँ पर बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, कक्षा बढ़ जाती है, परिरक्षण प्रभाव यहाँ काम करता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है। ये हमें ये बात का ध्यान रखना है। चलिए इसे प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बता देते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले है परमाणु आकार। तो परमाणु आकार की बात करेंगे, परमाणु आकार बढ़ने के साथ साथ में इलेक्ट्रॉन विद्युतता का मान घट जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घट जाता है। समूह में नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु आकार बढ़ता है, जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है। ठीक, बाएं से दाएं चलने पर अर्थात आवर्त में देखते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं देखने पर चलने पर पता चलता है कि परमाणु आकार छोटा होता जाता है, जिसके कारण नाव की आवेश बढ़ रहा है, जिसके कारण उसका आकार छोटा हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बद्धता का मान या विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। ये हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये इस टॉपिक के बारे में कंप्लीट हो चुका है। आवृत्ता के गुणों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो आप यहाँ इस प्रकार से इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन लगता है, आता है आपके दिमाग में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपका आंसर समाप्त पूरा देने का प्रयास करूँगा। आप ने यदि मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दूंगा उन पर क्लिक करके भी आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हो। ठीक, और हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे इसी क्रम में आपको वीडियो मिलते रहेंगे लगातार केमिस्ट्री विषय के। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करते रहिए। थैंक यू।